ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ताकि बाद में जिनका मिस हो रहा है उनको अवेलेबल हो जाए। अच्छा देखो, डिस्कशंस कर रहे थे एक्चुअली ओवर कंप्लीट मैनेजमेंट, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना सर, बिजनेस स्टडीज भी बोल सकते हो आप, मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली बिजनेस एडुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर, सिंपल बोला जाए तो। कि बिजनेस एडुकेशंस में अगर मैनेजमेंट ना हो ना, आप लोग स्कूल लेवल में बिजनेस स्टडीज़ के नाम पे पढ़ते हो, वहाँ पर भी आप मैनेजमेंट पढ़े हो या पढ़ते हो, जो लोग स्कूल के साथ साथ प्रोफेशनल का तैयारी कर रहे हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है, या फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से आप लोग जानते हो, ये मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस, बट फॉर योर एंटायर करियर। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि जिसका मैनेजमेंट जितना बेहतर, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, वही बंदा मैनेजमेंट बेहतर। मतलब क्या सर, बेसिकली सुबह से लेके रात तक हम लोग अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए जो भी करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो आप अपने कंपनी के लिए जो करते हो, कंपनी के लिए मैनेजमेंट। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जो बंदा बिजनेस मैनेज करता है, या तो वो अपने बिजनेस को मैनेज करता है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे, या फिर वो किसी दूसरे का बिजनेस को मैनेज करेगा, उसको जॉब कहेंगे। क्या बात कुछ गलत कर रहे हैं सर? हाँ, अगर हम किसी दूसरे का बिजनेस को मैनेज करने जा रहे हैं तो फिर हम उस बिजनेस में जॉब करते हैं। बट अगर हम अपने ही बिजनेस को मैनेज करते हैं तो हम उसको बिजनेस करना कहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग सर? बोलना। यस सर। यस ना? तो जब आप अपने खुद के बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा कहते हो। जब आप किसी दूसरे के बिजनेस को मैनेज करने पहुंचते हो तब अपने आप को आप सैलरीड पर्सन या जॉब होल्डर बोलते हो। इट्स ओके, किसी में भी कोई हानि नहीं है। दूसरे का बिजनेस मैनेज करो या अपना बिजनेस मैनेज करो, मैं तो कहता हूँ सर, देर इज ए एक्चुअली ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू डू ओनली वन थिंग। ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू ओनली वन थिंग। क्या सर? दे ऑल हैव टू डू बिजनेस। मतलब चाहे आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो या ना हो, बट बिजनेस तो आपको करना ही होगा। सर क्या बात करते हो? हम बिजनेस करना नहीं चाहते, हम जॉब करना चाहते हैं, फिर भी हमें बिजनेस ही करना है। सर आप मुझे बता दो, सभी को पूछ रहा हूं, कि अगर बिजनेस नहीं है तो फिर नौकरी कहाँ है? If there is no business, then where you can find a job? Do you find any place? अब कोई बोलेगा सर मैं पुलिस में नौकरी करूंगा, डिफेंस, दैट्स अ डिफरेंट इशू, दैट इज कॉल्ड सॉरो कॉस्ट। डिफेंस में जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसको सॉरो कॉस्ट बोलते हैं सर। मतलब उसमें एक्चुअली अर्निंग कुछ नहीं होता, सिर्फ खर्चा होता है। किसी भी कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज युद्ध कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता, बट फिर भी युद्ध लड़ना पड़ता है। यस ना सर? क्या वार कभी भी कुछ अच्छा किया है आज तक? सबको पूछ रहा हूं मैं। ना सर। लेकिन फिर भी वार लड़ना पड़ता है, हमेशा बॉर्डर में जंग छिड़ा रहता है सर, है ना? हमेशा, चाहे आप कोई भी कंट्री का, नॉट ओनली इन इंडिया, हर एक कंट्री में अपना अपना बॉर्डर इश्यूज है। बट हाँ, किसी का ज्यादा, जैसे इंडिया जैसे कंट्री का तो डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। बिकॉज बिकॉज बहुत सिंपल है, बिकॉज इंडिया का जो पड़ोसी है वो बहुत ही तंग करता रहता है इंडिया को, है ना सर? तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको देश को भी मैनेज करना है, बट हमारा काम देश को मैनेज करना नहीं है यहाँ पर, हम बिजनेस को मैनेज करना सीखेंगे। तो जिसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लास हुआ था, ये सेकंड क्लास है ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसमें मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सुनो ध्यान से, मैनेजमेंट क्या है। केस स्टडीज भी लेंगे गूगल का, ठीक है? जो केस स्टडीज लास्ट क्लास में भी मैंने स्टार्ट किया था, कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट के साथ साथ हम गूगल को लेके चलेंगे, ताकि आप भी देखते हुए चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या गूगल किस तरह से अपना बिजनेस को मैनेज करता है और टॉप क्लास ब्रांड बनाता है। ब्रांड का बात आया सर, आप लोग ब्रांड ये वर्ड सुने हो सर? ब्रांड वैल्यू सुने हो? प्लीज बताना। यस सर। हाँ, सुने हो ना सर? हाँ सर। प्रियांशु, आवाज आ रहा है मेरा? ओके, ठीक है। सर तो ব্র্যান্ড ফেলে তো কোম্পানির কাছে গুডউইল তো স্যার। एग्जैक्टली, ब्रांड वैल्यू इज गुडविल फॉर द कंपनी। बट पॉइंट इज दैट, क्या ब्रांड वैल्यू रातों रात रेडी हो सकता है सर? क्या ब्रांड वैल्यू रातों रात बन जाएगा, या इट्स टेक टाइम? क्या लगता नो है? सर। हाँ টাইম सर, লাগবে স্যার। ইট উইল টেক টাইম। इट विल टेक टाइम। तो मैं आपको एक बार ना कुछ ब्रांड वैल्यू के बारे में बताता हूँ।
ये सर आप लोगों ने ये कंपनी ये मैगजीन का नाम जरूर सुने हो, ये बहुत फेमस एक न्यूज मैगजीन है वर्ल्ड का, फोर्ब्स, नाम सुने हो सर? हाँ सर, इसका नाम सुने हो कि नहीं सुने? Yes. वेरी फेमस न्यूज़पेपर मैगजीन ब्रांड, वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन या फिर इस तरह का मैगजीन आते हैं, और वर्ल्ड में फोर्ब्स के पेज में आने के लिए पूरा दुनिया पागल होते हैं। तो फोर्ब्स के पेज में वही आ सकता है जिसका कुछ वैल्यू हो सर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी करेंटली वर्ल्ड का कुछ मतलब पॉपुलर ब्रांड के बारे में आपके साथ में बात करूंगा, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो रहा है, देख पा रहे हो क्या सर? ब्रांड के बारे में क्यों बोल रहे हो? मैनेजमेंट समझाओ ना। वेट सर, मैनेजमेंट जिसका बेहतर हो उसका ब्रांड वैल्यू बेहतर होता है। दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू के बारे में बता के फिर मैं मैनेजमेंट में जाऊंगा, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली तो पढ़ना है मैनेजमेंट ही, अल्टीमेटली पढ़ना तो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमें प्लानिंग देखना है, ऑर्गेनाइजिंग देखना है, स्टाफिंग देखना है, लीडिंग डायरेक्टिंग देखना है, कंट्रोलिंग देखना है, कोऑर्डिनेशन देखना है। दिस इज द एक्चुअल एरिया। बट ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये करता क्या है? ये अल्टीमेटली आपको कहाँ लेके पहुंचेगा? ये आपका जिसका प्लानिंग बेहतर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, जिसका प्लानिंग बेहतर उसका ब्रांड वैल्यू बेहतर होगा, जिसका ऑर्गेनाइजिंग बेहतर उसका ब्रांड वैल्यू बेहतर होगा, जिसका स्टाफिंग बेहतर उसका ब्रांड वैल्यू बेहतर होगा, जिसका सॉरी लीडिंग और डायरेक्टिंग टॉप क्लास उसका ब्रांड वैल्यू भी टॉप क्लास, जिसका कंट्रोलिंग हायर लेवल का उसका भी ब्रांड वैल्यू हायर लेवल का, जिसका कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल में उसका भी ब्रांड वैल्यू टॉप लेवल में। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? ये वर्ड को आप मैनेजमेंट की तरह ना समझे, ये वर्ड को आप एकदम अपने रियल लाइफ के साथ समझे तो मुझे लगता है आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं किसी ये मैनेजमेंट कोई आसमान से टपका और खजूर पे लटका वाला चीज है, ऐसा नहीं है ना। क्या लगता है, क्या ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है, ये मैनेजमेंट टॉपिक जो है, कैसा लग रहा है आप लोगों को कि आसमान से टपका और खजूर पे लटका, या फिर इट्स वेरी रियल और वेरी प्रैक्टिकल विथ अवर लाइफ? क्या लगता है? बोलो सर, आई एम आस्किंग। सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं सर थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी पेपर है, देख लेंगे चल जाएंगे, इट्स ओके, वो आप जो करना है करो अपने एग्जाम के लिए, बट दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आप जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाओगे। जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाओगे ना, आप लोग कोई आम बंदा नहीं बन रहे हो सर, CA CM में बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, CS हो, तो फिर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाओ ना, नौकरी के लिए जाओ या फिर उस कंपनी के स्टाफ बनने के लिए जाओ, तो आपको देखना वो मतलब जो अगला आपका इंटरव्यू लेगा ना, तो वो आपका मैनेजमेंट स्किल को जरूर दिखेगा सर। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइप ऑफ एक एक्टिविटी है, जिसके अंदर ज्यादा दिखता है ना उसका जॉब का बोलबाला ज्यादा है सर। एक्चुअली नॉलेज तो रहना ही चाहिए, यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ सब्जेक्ट से आप रेडी होके आए हो, मतलब जिसके लिए सपोज आप फाइनेंस प्रोफेशन से हो, अगर आप टेक्नोलॉजिकल से हो, अगर आप IT सेक्टर से हो, जिसका जैसे आप लोग तो कॉमर्स एंड फाइनेंस के बंदे हो सर, तो आप लोग कंपनी के लिए जब जाओगे तो कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड के लिए जाओगे, तो आपके रेस्पेक्टिव फील्ड के आपको नॉलेज तो चाहिए, बट इसके साथ साथ ओवरऑल मैनेजमेंट में भी आपको नॉलेज चाहिए। आपको बता दूं मैनेजमेंट का कोई घर नहीं होता, वो सभी के घर में बसते हैं। मतलब अगर कोई आर्टिस्टिक नेचर का है उसके लिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में फेमस है उसके लिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कॉमर्स एंड फाइनेंस को देखता है उसके लिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट तो हर घर में बसता है सर। मैनेजमेंट पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रोफेशन, इसको आप प्रोफेशन बोल सकते हो, इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। मैनेजमेंट इज जस्ट अ प्रोसेस एक्चुअली। तो चलो सर एक बार मैं आपको ब्रांड वैल्यू दिखा दूं कि दुनिया में आप भी देख लो सर, टॉप क्लास मैनेजमेंट के साथ कंपनी कहां से कहां पहुंचा है। जस्ट लुक एट, ठीक है सर, यहाँ पर ये फोर्ब्स का एकदम फेमस, कोई अगर बाद में कभी प्रोजेक्ट भी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, आप देख सकते हो। ये देखो फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, दिख रहा है सर? हेलो, साक्षी का आवाज मुझे नहीं आ रहा है, साक्षी आवाज मिल रहा है मेरा? सर ओके दिख रहा है सर। ठीक है।
Forbes annual list of world's most valuable brand, which look at the top 100 companies from fiscal year 2019, shows that some of the biggest winners during the ongoing COVID-19 pandemic have been on top since the close of last year. Even pandemic में भी वो अपना brand value बना के रखा है. Companies में including है Amazon, Netflix, PayPal, आप नाम सुने हुए सभी का. All show substantial gain in brand value since last year list, falling in line with trends related to e-commerce, streaming, digital payments. However, there are some newcomers brand like Nintendo, Burger King, Hensei, AXA, for example, all made their way onto the ranking. While Philips, Hewlett Packard, ये आपका HP Enterprise, Nissan, Kellogg's were knocked off. The question is, what will be 2020 list look like year after the beginning of the pandemic? तो basically ब्रांड वैल्यू ये एक प्रोजेक्ट है सर. ब्रांड के ऊपर अगर आप कभी भी प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो आप फोर्ब्स में जाओ, आपको सारा का सारा मेथोडोलॉजी वगैरह सब मिल जाएगा. ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव है कि ब्रांड वैल्यू बनाने के पीछे उसका मैनेजमेंट का केस. तो जैसे आप देख सकते हो बिगेस्ट वैल्यू गेन में क्या कौन कौन है सर वर्ल्ड में. ये वर्ल्ड का है सर. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में बात कर रहा हूँ, इंडिया का बात नहीं कर रहा है. नेटफ्लिक्स नाम तो सुने ही होंगे सर, 72% का वैल्यू गेन किया है. चैनल 42%, Amazon 40%, ये 2019 का है. माइक्रोसॉफ्ट 30%, पेपल 24%. अच्छा, बिगेस्ट वैल्यू लॉस में कौन कौन है. फेसबुक 21% नेगेटिव में इस साल का लॉस है. इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू चला गया. 2019-20 में इसका थोड़ा नेगेटिव गया है सर. वेल्स फार्गो, मर्सिडीज बेंच, फोर्ड, जनरल इलेक्ट्रिक, इस तरह का ब्रांड का थोड़ा सा डाउनग्रेडेड हुआ है सर. सर उसका मतलब वही कि मैनेजमेंट अपने आप को किस तरह से काम कर रहा है. किसी का अपग्रेडेशन और किसी का डाउनग्रेडेशन किस पे डिपेंड करता है स्नेहाशीष. किसी का अपग्रेडेशन और किसी का डाउनग्रेडेशन किस पे डिपेंड करता है. Sir, thinking, I'm thinking. How they manage their Yes, thoughts, sir. how they manage their staff, how they manage their leadership, everything ना. Yes, sir. किसी का भी, चाहे आपका हो, आपका कंपनी का हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. आपके घर के बगल वाला रामू काका का दुकान हो, ठीक है, अरे किसी का भी दुकान हो सकता है, रामू काका हो या मदनदात दुकान, बंगाल में बहुत चलता है मदनदात दुकान टाइप्स. ठीक है, या नांटू काका, हाँ, या मदनदात दुकान. मदन एंड नांटू, ये दो नाम बहुत फेमस होता है वेस्ट बंगाल में. ठीक है, मदनदात दुकान, नांटू दागा चौपेट दुकान. ओके, जो भी हो आप समझ रहे हो ना. जैसे अगर हम मतलब बिहार में चले जाए तो वहां पर ऐसे चलेगा, अरे तिवारी की दुकान से लेके आओ, काइंड ऑफ दैट. या शर्मा जी की दुकान से लेके आओ. तो कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे शर्मा जी हो या मदनदा हो, ठीक है, उसका दुकान बड़ा हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है. साथ में वही रीजन, जो रीजन मदनदा या शर्मा जी के लिए एप्लीकेबल होते हैं ना, वही रीजन गूगल या एप्पल के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं सर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. मैनेजमेंट सभी के लिए है ना. क्या रे विश्वजीत, मैनेजमेंट सभी के लिए है, यस और नो. विश्वजीत का आवाज नहीं आ रहा. यस सर. तो देख यहाँ पर ना पूरा लिस्ट है. सबसे वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में ब्रांड वैल्यू वाइज कौन है. एप्पल है सर. आईफोन, इसका ब्रांड वैल्यू देखो आप, मतलब अगर आज के रेट में ये अपना ब्रांड को किसी को सेल करे ना तो ये दाम देना होगा. $241.2 बिलियन. ब्रांड का रेवेन्यू है $260.2 बिलियन. इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी. सेकंड में आता है गूगल, जिसका केस स्टडीज हम लोग कर रहे हैं. $207.5 बिलियन. 25% ईयर ऑन ईयर चेंज है. 145.6 बिलियन का ब्रांड रेवेन्यू है इसका. मतलब सिर्फ ब्रांड के कारण रेवेन्यू आता है. फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, कोका कोला, डिज्नी, सैमसंग, लुइस व्हिटन, मैकडोनल्ड, टोयोटा. ठीक है, टेक्नोलॉजी है, लग्जरी है. मैकडोनल्ड सब कौन सा कंपनी में आता है सब बता के रखा है सर. रेस्टोरेंट है ये. टोयोटा ऑटोमेटिक, मतलब वो आपका ऑटोमोटिव गाड़ी वगैरह बनाते हैं सर, ऑटोमोबाइल. इंटेल टेक्नोलॉजी में, नाइकी अपैरल में, AT&T टेलीकॉम पे, सिस्को टेक्नोलॉजी पे. ठीक है सर, हम लोगों के लायक भी कुछ बता दो. यस सर, आई विल, मैं जरूर बताऊंगा. आप लोग इसका नाम सुने हो, मास्टर कार्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आप लोग जैसे. हाँ, पेप्सी इज आल्सो देयर बेवरेजेस में ऑब्वियसली. एसेंचर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेस्काफे बेवरेज देते हैं. ठीक है, अगर मैं नहीं, कॉमर्स एंड फाइनेंस लेवल के लिए भी है सर, ऐसा नहीं. मतलब हमारा जो लाइन है ना, हम लोग कॉमर्स एंड फाइनेंस में टॉप क्लास बंदा बनने जा रहे हैं सर. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इनका भी तो कोई अपना जगह होना चाहिए. इसमें भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हो.
चेज फाइनेंशियल सर्विस में, बैंक ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल सर्विस पे, ठीक है। फिर आपका डेलॉयट बिग 4 फार्म में है सर, बिजनेस सर्विस में, जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विस में, एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विस में, देख रहे हो सर, मास्टर कार्ड फाइनेंशियल सर्विस में। तो वर्ल्ड के टॉप 50 में फाइनेंशियल लेवल में भी अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट है सर। वर्ल्ड के टॉप 50 ब्रांड है यहाँ पर। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना सर कि इसमें नेक्स्ट करेंगे तो शायद और भी कुछ ओपन हो सकता है, लेकिन मुझे ठीक है टॉप 50, ये टॉप 50 अब टॉप 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पर टॉप 100 देके रखा है, तो ठीक है। ये अर्नेस्ट एंड यंग, ई एंड वाई, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह है सर। जब आप लोग अपने आप को एटलीस्ट इंटरमीडिएट क्रैक कर लो प्रोफेशनल लेवल में, ठीक है। इंटरमीडिएट क्रैक करने के बाद आप यहाँ पर ना ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ई एंड वाई में कर सकते हो, जेपी मॉर्गन में कर सकते हो, डेलॉयट में कर सकते हो, गोल्डमैन सैचेस में कर सकते हो, लॉट्स ऑफ है सर। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अगर आप उस लेवल का नॉलेज भी आपको गैदर करना होगा, ठीक है, उस लेवल का प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज एग्जामिनेशन नॉलेज, एवरीथिंग आपको ओवरऑल लेना होगा, तो आप जरूर उस लेवल पे पहुंच सकते हो। चलो सर, डोंट वरी। तो बेसिकली सर इतना सारा बात कहने के पीछे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सर ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव मेरा सिंपल था कि हमें आपको मैनेजमेंट सिखाना है, ठीक है। तो अगर आपको मुझे मैनेजमेंट के बारे में बताना है तो मैनेजमेंट में हमें लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट कवर किया था। मैनेजमेंट क्या है, जिनका लास्ट क्लास मिस है मैं उनको एक बार लास्ट क्लास का ये शेयर करूंगा, ठीक है। आज मैं एक काम करता हूं सर, मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें, कि मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो जो पॉइंट में मेनली डिस्कस करेंगे उसी को मैंने एक बार आपके सामने फिर से बताता हूँ। जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मेन मेन क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत फेमस है एक्चुअली, यही सब चैप्टर बन जाता है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली चैप्टर्स। तो हाँ, यहाँ पर मैं चैप्टर नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब हर कॉन्सेप्ट को मैं एक बार आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ, ओवरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको बाद में चैप्टर वाइज भी डिटेल्स में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग है। देख पा रहे हो ना सर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टॉप लेवल में लेके जाना है तो आपको प्लान करना होगा। कोई किसी का कुछ सवाल है क्या? कोई कुछ पूछना चाह रहे थे ऐसा लगा मुझे। हाँ विश्वजीत, कुछ पूछेगा? हेलो, नो सर। ओके। तो देख ले यहाँ पर, तो फंक्शंस में जाता हूँ सर, उससे पहले एक बार देखो की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है? मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सर तो बड़ा इजी है, इसमें क्या है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इज अ वेरी फेमस, बहुत पुराना बातें हैं, बहुत देर से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन सर डोंट वरी, मैं आपको ना एक चीज सिखाऊंगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को कैसे गूगल यूज किया, ये भी तो आपको जानना चाहिए ना सर, कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को यूज करते हुए, ये गूगल का कुछ डेटा है जो मैंने लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था, कि किस तरह से लैरी एंड सर्जी बिन जिन्होंने गूगल को बनाया, वो किस तरह से गूगल को धीरे धीरे प्लानिंग किया, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका हिस्ट्री के बारे में बताया था, कैसे गूगल धीरे धीरे अपने आप को बनाया, ये सब मैंने बताया था, ठीक है। फिर हिस्ट्री में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर धीरे धीरे गूगल कैसे बना, ये सब मैंने बोला था लास्ट क्लास में। आज मैं क्या करूंगा सर, मैं आपको गूगल का प्लानिंग बताऊंगा, ठीक है। गूगल का प्लानिंग बताऊंगा, गूगल का ऑर्गेनाइजिंग भी बताऊंगा, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में भी बात होगा, ठीक है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट ये जानना है और साथ में गूगल का केस स्टडीज देखते हुए चलना है। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में मैनेजमेंट कभी जाएगा नहीं, दिमाग से हमेशा बैठे रहेगा, और एग्जाम में भी आपका हाथ कभी चुपचाप नहीं बैठेगा, चलता जाएगा। ये मेरा फीलिंग है, बिकॉज जितना प्रैक्टिकली समझोगे उतना अच्छा अपने आप को बिल्ड कर पाओगे, ये मेरा मानना है और दुनिया का मानना है, मैं अकेला नहीं मानता सर। जो लोग भी दुनिया में सक्सेस लिया है ना सर, इसी तरह से मिला है सर। अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर फार्मेसी इंडस्ट्री है तो वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए, स्पोर्ट्स है तो वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए, जहां लगाना है वहां लगेगा, ठीक है। मैनेजमेंट का ऐसा जगह नहीं कि हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या काम, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट तो हर जगह में काम आता है। सर समझ में आ रहा है? इतना बता दो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अप्लाइज टू मैनेजर्स एट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मैनेजर पे मैनेजमेंट काम करता है सर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है इसका? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव।
टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे गूगल का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इंडिया में जो फेमस कंपनीज है लाइक फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, इनका अपना ऑब्जेक्टिव होगा। आपका भी अपना ऑब्जेक्टिव होगा ना। आप भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके दुनिया में अपने आप को लीड कर रहे हो, अपने आप को सामने की तरफ लेके जा रहे हो। तो आपको भी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपको भी अपना मैनेजमेंट बनाना होगा सर। इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है? आपके इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है? आपके एफिशिएंसी लेवल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रोडक्टिव बनोगे, अगर आप इफेक्टिव बनोगे, अगर आप एफिशिएंट बनोगे, तो मैनेजमेंट काम करेगा। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आई डोंट थिंक कि फीचर्स में आपको कोई दिक्कत है। मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्स। ध्यान से पॉइंट को सुनना सर। मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्स फॉर एक्सीडिंग द कंपनी गोल बाय एम्प्लॉइंग 4 प्रिंसिपल्स। मतलब कंपनी को अपना रिसोर्स यूज करना है। सर दुनिया में रिसोर्स का अगर मैं बात करूं, हर देश का अपना अपना रिसोर्स होता है। ईच एंड एवरी हर कंट्री का अपना अपना रिसोर्स है। जैसे दिस इज इंडिया, सबको इंडिया दिख रहा है ना सर। इंडिया का रिसोर्स क्या है जानते हो? इंडिया का रिसोर्स है इंडिया का वेदर। हाँ सर, क्या बात करते हो? गर्मी में रिसोर्स कहाँ से मिल गया आपको? कौन बताएगा सर? इंडिया का मैंने बताया कि इंडिया का रिसोर्स है इंडिया का वेदर। क्या कोई मुझे बता सकते हो कि इंडिया का वेदर इंडिया के लिए रिसोर्स क्यों है? एनीवन सर? इंडिया का वेदर Yes, sir. इंडिया के लिए रिसोर्स क्यों है? बताओ सर। Sir, research करना विभिन्न India रकम वेदर agriculture. विभिन्न रकम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली exactly, जो बाकी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज के पास नहीं है, जानते हो आप लोग? हाँ, इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ओमान, यमन, इसका रिसोर्स क्या है? कौन बताएगा सर? इसका रिसोर्स क्या है? पेट्रोल। इसका रिसोर्स है ऑयल सर। वेरी गुड सर। पेट्रोल डीजल, बेसिकली क्रूड ऑयल। हाँ सर, ये इसका रिसोर्स है। आज इन्होंने 1930s के बाद से जब भी दुनिया में ऑयल मिलना चालू हुआ, उसके बाद से ये सब कंट्री एक्चुअली डेवलप किया। इससे पहले ये कंट्री कोई नहीं जाता था सर। डेजर्ट था सर, पूरा का पूरा डेजर्ट था। बस कहीं कहीं थोड़ा सा वो वेसिस वगैरह मिल जाता था, समुद्र किनारा मिलता था, तो कुछ लोग बसते थे। 1930 से पहले ये सब कंट्रीज का कोई अस्तित्व नहीं था किसी भी तरह का प्रॉपर वे में। लेकिन जब से ऑयल मिला ना, दुनिया मारपीट करना चालू कर दिया और इनका भी बोलबाला हो गया। बट इंडिया तो सर कोई ऐसे 1930s वाला केस नहीं है। इंडिया का तो सर आज से 5000 साल पुराना हिस्ट्री है। मतलब इंडिया में सिविलाइजेशंस बना है आज से 10,000 साल, 5,000, 10,000 साल पुराना। इंडस वैली सिविलाइजेशंस आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो। तो इसका मेन नींव क्या है इंडिया का? कि लोगों को सर जीने के लिए तेल खाना पड़ेगा, या फिर जीने के लिए कुछ सब्जी या फिर जो भी बनता है वो खाना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या अरब का लोग तेल खा के जी सकता है? तेल पी के, जो भी बोलो आप। लेकिन सर जीने के लिए जो चाहिए ना, वो इंडिया में है। सीरियसली आप बताओ। अब कोई बोलेगा सर क्या चाइना में नहीं है? यस सर, चाइना के पास भी है। बट अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी भी थोड़ा से देखो ना, आप देख सकते हो चाइना का एक पूरा का पूरा हिस्सा डेजर्टेड है। ये एरिया तो है सर, ये एक्चुअली माउंटेन डेजर्ट है। ये जो एरिया देख रहे हो ना, जो तिब्बत एंड तिब्बत सराउंडिंग एरिया जो चाइना हड़प के रखा है, बेसिकली दिस इज माउंटेन डेजर्ट। और ये तो रियल डेजर्ट है। तो चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्टेड है। बस ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर खेती बाड़ी हो जाता है, बट उसमें भी थोड़ा सा ठंड, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। तो चाइना में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया में पूरा ऑल ओवर इंडिया में साल भर खेती होता है, साल भर। मतलब थ्रू आउट द ईयर देर इज एग्रीकल्चरल सिस्टम इन इंडिया। इवन पहाड़ी एरिया में भी लाइक दार्जिलिंग, आसाम जैसे एरिया में टी का प्रोडक्शन से इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है। सर क्या बात कर रहे हो आप? तो इंडिया के बारे में सब अच्छा ही अच्छा बोले जा रहे हो सर। अच्छा है तभी ना बोल रहे हैं। अब देखो अफ्रीका का हालत देखो। अफ्रीका में इतना बड़ा कंटिनेंट है, एक तरफ तो सिर्फ डेजर्ट है, नॉर्दर्न अफ्रीका पूरा डेजर्ट है। सेंट्रल अफ्रीका इतना ज्यादा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड क्या? फॉरेस्ट, वेरी हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इतना ज्यादा फॉरेस्ट में कौन? ब्राजील का भी सेम प्रॉब्लम अमेजन का है, ठीक है, डेंसली डेंस फॉरेस्ट। आप बोलोगे सर यूएस का बात करो। यूएस का एक चीज क्या है कि यूएस का एक हिस्सा में अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो जाता है, बट यूएस नॉर्थ पोल में ना सर, तो नॉर्थ पोल में ना बहुत ज्यादा कोल्ड होता है।
तो साल में 6 महीना तो प्रॉपरली एग्रीकल्चर होना मुश्किल हो जाता है। कनाडा, सर कनाडा भी बहुत साइज में बड़ा है इंडिया से, बट कनाडा का प्रॉब्लम है कि कनाडा तो मैक्सिमम टाइम बर्फ के अंदर ही होता है, ये क्योंकि और ज्यादा नॉर्थ में है। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो फिर? सर कहना ही चाहते हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ा पावर है सर, हम लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, इसीलिए हम लोग आयुर्वेदिक वगैरह हर केस में अपना रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नॉर्मल खाने का चीजें हो, ईच एंड एवरी सेक्टर्स में हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इट्स रियली पॉसिबल। तो जो भी आपका रिसोर्स है, अगर आप इसको टॉप लेवल में यूज करो ना सर, तो फिर आप अपना कंट्री को बहुत टॉप लेवल में लेके जा सकते हो। फालतू का प्रॉब्लम को दूर में हटा के एग्जैक्टली यू कैन यूज योर रिसोर्सेस। हर ईच एंड एवरी स्टेट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर, ईच एंड एवरी स्टेट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर। ईस्टर्न पार्ट का अपना कैरेक्टर है, नॉर्दर्न पार्ट का अपना कैरेक्टर है, वेस्टर्न पार्ट का अपना कैरेक्टर है, साउदर्न पार्ट का अपना कैरेक्टर है। सर समझ में आ रहा है? चलो सर आगे बढ़े। तो फिर मैनेजमेंट क्या हो गया सर? मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर एक्सीडिंग द कंपनी। अच्छा, मैंने यहाँ पर कंपनी के छोड़ के देश के बारे में बात कर रहा था। बेसिकली आप देश के अंदर 2-4 कंपनी देख लो, रिलायंस को समझ लो, टाटा को समझ लो, जो भी उसका रिसोर्सेस है उसको यूज करके वो अपना ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेगा। 4 प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस, रिसोर्सेस, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आपका इफेक्टिवनेस, फिर आपका रिसोर्सेस, फिर इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। चलो समझ में, अगर और थोड़ा गहराई में बात करें तो मैनेजमेंट को समझने के लिए अगर मैं आपको रिलायंस का केस 2 मिनट बता दूं। सर आप लोग जानते हो रिलायंस का जामनगर वाला फैक्ट्री के बारे में? ये देख लो सर, रिलायंस का जामनगर में एक फैक्ट्री है, कितना किलोमीटर का देख पा रहे हो सर? 31 स्क्वायर किलोमीटर का फैक्ट्री का एरिया है। 31 स्क्वायर किलोमीटर मतलब हर तरफ 30-30 किलोमीटर का एरिया है, एक तरफ से दूसरा तरफ, मतलब पूरा कोलकाता आ जाएगा। कैन यू इमेजिन सर? हेलो स्नेहाशीष, कुछ समझ में आ रहा है? सर पूरा कोलकाता आ जाएगा, रिलायंस का फैक्ट्री इतना बड़ा है। चल मैं तुझे फैक्ट्री दिखाता हूँ तुम लोगों को। दिस इज द फैक्ट्री एरिया सर, ये है रिलायंस का जामनगर का फैक्ट्री, ये रिलायंस का मेन बिजनेस है सर। क्या बिजनेस है रिलायंस का? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी है सर। ये क्या रिफाइनरी सर? ऑयल, ये जो क्रूड ऑयल जो मिडिल ईस्ट से आता है ना, मिडिल ईस्ट से जो क्रूड ऑयल आता है সিটি ये, মনে হচ্ছে পুরো। हाँ ऑब्वियसली बिग सिटी मोने होच्छे की, ये जो मिडिल ईस्ट सऊदी अरबिया एरिया से या यमन से जहाँ से भी क्रूड ऑयल आता है, ये गुजरात में यहाँ पर जहाँ पर रिलायंस का फैक्ट्री है, ठीक है, इस एरिया में आके वो उसको रिफाइन करता है। ठीक है, रिफाइन करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देता है और दूसरा कंट्रीज को फिर से एक्सपोर्ट भी करता है। एक्चुअली यही रिलायंस का मेन बिजनेस है, जो रिलायंस कंपनी है ना सर, मुकेश अंबानी का यही बिजनेस। ये सपना देखा था किसने? ये ऑब्जेक्टिव किसका था? ये ऑब्जेक्टिव किसने देखा था? किसी को पता है सर कि ऑब्जेक्टिव किसने देखा था? खबर तो रखा करो सर थोड़ा बहुत। ये जो ऑयल बिजनेस के बारे में किसने सब सपना देखा था? नहीं पता सर? আম্বানির বাবা ধীরুভাই আম্বানি। धीरूभाई ऑब्वियसली अंबानी। धीरू भाई अंबानी, थैंक यू ना सर, धीरू भाई अंबानी ने देखा था। तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन कंप्लीट करके ही मरा था वो, लेकिन इतना बड़ा नहीं कर पाया था धीरू भाई अंबानी। तो मतलब विजनरी बिजनेसमैन सर, ठीक है, मतलब इंडिया में उनको पता था कि एक टाइम आएगा कि जब दुनिया को तेल का ज़रूरत पड़ेगा और इंडिया में भी उसका ज़रूरत पड़ेगा। ही इज़ द पर्सन, ठीक है, अभी नहीं है दुनिया में। मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का पापा है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। इनके ऊपर एक मूवी है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो गुरु मूवी देखना, ठीक है। अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छा रोल किया था, 2019 के आसपास का मूवी होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। ऐश्वर्या रॉय एंड अभिषेक बच्चन का मूवी था, बड़ा अच्छा मूवी है। उसमें आपको किस तरह से एक बिजनेस को बनाने का जज्बा होता है, सपना होता है, वही कहानी डायरेक्ट नहीं बोलता धीरूभाई अंबानी का कहानी है, बट यस दैट्स बेस्ड ऑन धीरूभाई अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी का ऑब्जेक्टिव, धीरूभाई अंबानी का ऑब्जेक्टिव, धीरूभाई अंबानी का इफेक्टिवनेस, धीरूभाई अंबानी का रिसोर्सेस। पैसा कुछ नहीं था सर, फिर भी बना दिया। क्लास 4 तक पढ़ा था, एडुकेशन का अगर बात करें तो
जस्ट 4 पास। भाग गया था सर, कहाँ जानते हो? अपने माँ को बोल के यहाँ पर भाग के आ गया था। गुजरात के ही गांव से थे, यहाँ पर आ गया था सर, येमेन में। येमेन में आके क्या कर रहा था? येमेन में आके, यहाँ से येमेन आ गया था। येमेन में आके, गुजरात से आ गया था येमेन, यहाँ पर 3000 किलोमीटर दूर येमेन आ गया था। येमेन में आके एक बड़ा पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था। क्या काम? येमेन में दुकान दुकान में, उस टाइम पे, ये 1940s 50s के आसपास का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वो दुकान दुकान में ना पेट्रोल का डिलीवरी करता था। वो पेट्रोल का जार होता था, पेट्रोल डीजल का, वो जार को डिलीवरी करता था। बस यही डिलीवरी बॉय का काम करता था। और अपने मन में सपना लेके रखा था कि एक दिन इंडिया में हम ऐसा पेट्रोल का कंपनी बनाएंगे। तो सभी ना उस पर हंसता था, बोले तो पागल है, तेरे को पता है कि पेट्रोल का मतलब ये जो आज इतना बड़ा बना दिया ना सर, जामनगर का फैक्ट्री आप देख रहे हो ना आप, मैं बोला ना आपको 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ये, 30 स्क्वायर किलोमीटर 30। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी है, लार्जेस्ट। इतना बड़ा रिफाइनरी वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये विजन था उनका, तभी उन्होंने करके दिखाया। ऑब्जेक्टिव था, इफेक्टिवनेस था। मैनेजमेंट ऐसा ही होता है सर। रिसोर्स भी था, उनको पता था, क्योंकि कनेक्शन बना दिया था। वो कैसे बन गया था बिजनेस? कनेक्शन बना लिया था ना येमेन के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ। तो डिलीवरी बॉय का काम करते करते दिमाग ओपन खुल गया था। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना घर में बैठ के कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं सर, घर पे बैठ के आप सोच सकते हो, बट कुछ करने के लिए आपको घर के बाहर अपना, मतलब बाहर में आपको अपना पैर रखना होगा। इट्स मस्ट, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल घर के बाहर तो जाना होगा, जरूरी है। घर के अंदर रह के कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हाँ, अभी कोरोना का सिचुएशन है तो थोड़ा संभाल के, ऑब्वियसली गलत मेरा बात का उल्टा मतलब ना निकालना, ठीक है? अच्छा, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद जो भी आप सोच रहे हो उसको इंटीग्रेट करना है और कोऑर्डिनेट करना है, तब जाके मैनेजमेंट का कंप्लीशन आता है सर, ठीक है? अब यही मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो मेथड्स आता है सर, एक एक करके, जो फंक्शंस बोलते हैं जिसको, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से बात को समझना सर। सरकारी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। जैसे ये जो भारत देश है हमारा, इस देश को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए ना ऑफिसर्स का जरूरत होता है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट संभाल सकता है, ऐसा बात नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशंस को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना। दैट्स अ डिफरेंट इशू। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में थोड़ा फर्क होता है सर, डिफरेंस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ले, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी डिफरेंस है। तो इसीलिए बहुत इजीली कह रहा है सर, मैनेजमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट रेफर्स टू प्राइवेट सेक्टर्स, whereas administration refers to public sectors। हाँ, yes you can say, जो कि मैं बात कर रहा था, ये सरकारी लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, प्राइवेट लेवल पे मैनेजमेंट वाला वर्ड यूज़ होता है, ठीक है? इसीलिए आप देखो ना, इंडिया का अगर मैं बात करूँ, इंडिया में जितना सरकारी लेवल में कंपनी चलता है, इंडिया में जितना सरकारी लेवल में कंपनी चलता है, वो सब कंपनीज का क्या खबर है? सरकारी कंपनीज का खबर अच्छा नहीं है। चाहे गवर्नमेंट का बैंक बोलो, चाहे गवर्नमेंट का कोई कंपनीज बोलो, हार्डली 2-3 तेल रिलेटेड कंपनी है, ऑयल रिलेटेड कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है, बाकी कोई भी प्रॉफिटेबल में नहीं है। बिकॉज वो लोग मैनेज नहीं करता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और अपना पावर दिखाते हैं। अब सर देखो, पावर दिखा के बिजनेस नहीं होता। हाँ सर, पावर दिखा के बिजनेस होता है, क्या लगता है? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्या आपका पावर दिखा के आप बिजनेस कर लोगे, या बिजनेस करने के लिए आपको सच में मैनेजमेंट की जरूरत है? मैनेजमेंट का जरूरत है सर। यस सर। आप पावर दिखा के बिजनेस नहीं कर सकते कि देखो मैं तो पावर में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं नहीं, आप पावर में हो, बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए होता। तो फिर इतना बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बना लेता। हाँ सर, इतना बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना पाया। और आज का बात नहीं है, रिफाइनरी आज नहीं बना, ये आज से 20-30-40 साल पुराना बात है। तो फिर उस टाइम पे तो ये आज के डेट में मोदी जी प्राइवेटाइजेशन का बात कर रहा है, मतलब करंट गवर्नमेंट मोदी जी नहीं कर रहा है, एक्चुअली करंट सिस्टम करने के लिए मजबूर कर रहा है।
तो तब तो मोदी गवर्नमेंट नहीं था, तो फिर तब तो सरकारी लेवल में था, तो ऑन दैट टाइम सरकार कर सकता था ना, तब इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होता था, तो सरकार क्यों नहीं कर पाया इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी? इज अ बिग क्वेश्चन। इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज सरकार सोच नहीं सकता। सरकारी लेवल पे लोगों के पास पावर होता है, बट दे डोंट हैव ए मैनेजमेंट पावर, दे डोंट हैव ए ऑब्जेक्टिव, दे डोंट हैव ए इफेक्टिवनेस, दे डोंट हैव ए एफिशिएंसी लेवल। बिकॉज वही क्या है ना, नौकरी मिल गया तो फिर और क्या चिंता, बिजनेस क्यों क्यों कि बिजनेस को लेके कौन सोचता है, मेरे को तो मिल जाता है ना लाख का तनख्वाह, मुझे तो मिल जाता है ना, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू दी रेस्पेक्टेड सरकारी लेवल का ऑफिसर जो सच में अच्छा काम करते हैं ऑनेस्टी लेके, बट पॉइंट इज दैट बिजनेस लैक है सर, सरकारी लेवल में बिजनेस नहीं है। आप सोचो ना, एक बार आप आंख बंद करके सोचो कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। बिजनेस करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव चाहिए, और सरकारी लेवल में जो लोग ऑफिसर्स बनते हैं उनके पास बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव देख सकता है कि यस यू हैव पावर, यू हैव अथॉरिटी, आप कंट्रोल करोगे, और कभी कभी उस कंट्रोलिंग का मिसयूज करके क्या करोगे, सरकारी पैसा खा लोगे, जो होता है। और वही होते होते क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कब एकदम डब्बा बन गया है, कंपनी से डब्बा बन गया है। अब सरकार जब बोल रहा है भाई मार्च करो, मैनेज करो, तब एक्वायर कर लो, कर रहा है, क्या करेगा, कितना दिन हमारा पैसा, टैक्स का पैसा सब्सिडी दे दे के चलाएगा सर, नॉट पॉसिबल। चाइना जैसा सोशलिज्म कंट्री को भी मजबूर होना पड़ा प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए, वो तो सोशलिज्म है, हम लोग तो सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म मतलब जहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग में भी सारा काम होता है। इंडिया कभी भी सोशलिज्म नहीं था, लेकिन इंडिया पहले तो सोशलिज्म में ही चलता था, बट उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाया। बट इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेसी में सोशलिज्म नहीं चलना चाहिए, तो फिर वो मैच नहीं करता। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है सर, चलो जरूरी नहीं है अभी। तो मैनेजमेंट refers to private sectors while administration refers to public sectors. Administration refers to executive level of management. On the other hand, management refers to middle level management. Yes, administrations के भी जरूरत होता है, जब ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप लेवल होते हैं ना सर, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जरूरी होता है, ठीक है, वो भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। बट जो प्योर मैनेजमेंट चाहिए ना सर, वो आपको मिडिल लेवल पे पता चलेगा। मिडिल लेवल में जो लोग काम करते हैं या लोअर लेवल में जो लोग काम करते हैं, वहां पर मैनेजमेंट का बहुत सख्त जरूरत होता है। ओके सर, आप इतना बोल रहे हो, हम लोग भी समझ रहे हैं। यस सर, मैं इतना तो जरूर समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे अभी बात कर ले एक बार, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। चलो सर एक एक करके बात करते हैं। क्या मिला सर फंक्शंस में? सबसे पहले प्लानिंग मिला, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या बता रहा है, पहले प्लानिंग समझते हैं फिर गूगल पे जाएंगे, पहले प्लानिंग समझेंगे फिर गूगल का प्लानिंग देखेंगे। ये गूगल का है सर, ठीक है। ये नोट्स अगर मैंने शेयर नहीं किया लास्ट दिन, तो फिर आज शेयर कर दूंगा सर, ठीक है। क्या किया था रे विश्वजीत ये नोट्स गूगल वाला, या फिर होली के कारण और नहीं हो पाया? स्नेहाशीष পিডিএফ তো মনে হয় পাঠিয়েছিলে। পাঠিয়েছিলাম, मतलब ये वाला था, ये गूगल का केस स्टडीज वाला। अगर नहीं दिया तो फिर मुझे एक बार पिन कर देना, ठीक है, मैं दे दूंगा। ओके, तो देखो सर पहले तो प्लानिंग क्या है ये देख लो एक बार ध्यान से। प्लानिंग इंक्लूड्स, जिनका रिवाइज चल रहा है वो रिवाइज कर लो फटाफट। प्लानिंग इंक्लूड्स डिफाइनिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजी। प्लानिंग मतलब आपका गोल डिफाइन करो पहले। सर आपका खुद का भी तो कुछ गोल होगा, आप भी तो अपने लाइफ में कुछ जगह में पहुंचना चाहते हो। तो फर्स्ट डिफाइन गोल, किसको डिफाइन करोगे? मुझे, पापा को, मम्मी को? अरे नहीं सर, अपने आप को। अगर आपका प्लानिंग है ना, ये सबसे पहले तो आप अपने आप को डिफाइन करो कि वेयर यू वांट टू रीच। आफ्टर दैट दुनिया को धीरे धीरे बताना। दुनिया मतलब पहले तो ऑब्वियसली टीचर से बोलना चाहिए, पेरेंट्स से बोलना चाहिए, ठीक है, कोई अगर सीनियर दादा हो, भाई हो, उनसे बात कर लेना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट। बट फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज योर प्लानिंग, यू फर्स्ट रियलाइज यू फर्स्ट डिफाइनिंग गोल टू योरसेल्फ, ठीक है। एंड फिर उसके रिगार्डिंग क्या करोगे सर? सर स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे
तो उसके बेसिस में आप अपना लाइफ को आगे लेके जा पाओगे। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बता सकता हूँ, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए आए हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए आए हो, तो सीए सीएमए बनोगे, चार्टर्ड बनोगे, सीएमए बनोगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे, जो भी आपका मन है। कॉमर्स एंड फाइनेंस में जो हाईएस्ट पार्लियामेंट एक्ट है, अगर आप ये सब करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, आप कॉमर्स में हाईएस्ट लेवल एजुकेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो कॉमर्स का ये हाईएस्ट लेवल एजुकेशन पाने के लिए आपको कुछ तो सोचना होगा ना सर। ऐसे तो नहीं ना बस कोर्स में भर्ती हो जाए और चालू हो जाए, नहीं, यू हैव टू प्लान। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है। दैट्स वाई एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। और आप जो भी एक्टिविटी करोगे, जहाँ पे भी पढ़ोगे, जहाँ पर भी आप अपने आप को मतलब खुद को लेके जाओगे, आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करना है अपने आप के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, दुनिया के साथ। ऑब्वियसली आपको दुनियादारी भी समझना है सर। ऑल्सो रिक्वायर्स नॉलेज टू क्रिएट, आपको नॉलेज भी चाहिए टू क्रिएट, डेवलप एंड एनालाइज अपॉर्चुनिटीज। सर अगर आप नॉलेज नहीं रखोगे ना अपने पास किसी भी फील्ड का, चाहे वो कुछ भी फील्ड हो, आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। नॉलेज टू क्रिएट, डेवलप एंड एनालाइज अपॉर्चुनिटीज इन प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर। आज के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो। टाइप्स कैसा हो सकता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। चलो सर मैं आपको ना यही चीज थोड़ा सा केस स्टडीज से बता दूं कि एक बिजनेस सच में ऐसा ही करता है क्या। यस सर, एक बिजनेस ऐसा ही करता है। ये गूगल का रियल केस स्टडीज है। मैं गूगल के साइट से ही इसको निकाला सर, ठीक है। तो गूगल का एक मतलब एक्चुअली एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, एक स्टूडेंट के लिए काम कर रहे थे, तो उसी टाइम पे मैंने ये गूगल वाला डिस्कवर किया था कि गूगल कैसे अपने आप को मैनेज करता है, ठीक है। ये देखो सर, गूगल का प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो गूगल लॉन्ग टर्म में क्या प्लान कर रहा है, डिलीवर न्यू एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। गूगल का मेन काम क्या है ना, वो सोशल बोल रहे हैं सर, नेटवर्क सर्च इंजन है। गूगल क्या है सर, व्हाट इज गूगल। ये जो गूगल में हम लोग सारा दिन कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, व्हाट इज गूगल। ये एक नेटवर्क सर्च इंजन है, ये ना सर। क्या सर गूगल क्या है, आप ही लोग बताओ। हेलो, बोलो सर, मेरा आवाज तो आ रहा है आप लोगों को। किसी का कोई साउंड नहीं मिल रहा है। अरे आप लोग हो कि नहीं हो, बोलो सर, गूगल क्या है। क्या मेरा आवाज आ रहा है। हेलो, हेलो, স্নেহাশিস আওয়াজ আসছে আমার। विश्वजीत, साक्षी, किसी को भी मेरा आवाज नहीं आ रहा है। प्रियांशु, हेलो, अरे मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विश्वजीत, मेरा साउंड आ रहा है। यस सर। तो इतना देर से किसी का कोई आवाज ही नहीं मिल रहा है। सर बोल रहे थे आवाज नहीं जा रही। आप लोग बोल रहे हो, मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रहा है। कैसा सभी के साथ हो रहा है क्या। ओके, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष का आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। साक्षी, साक्षी का भी आवाज अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रियांशु का तो आवाज मिलता ही नहीं है मुझे कभी भी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग को देखो, गूगल क्या बता रहा है कि डिलीवर न्यू एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट दी वर्कफोर्स विल हेल्प अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब गूगल बेसिकली क्या है। विश्वजीत आवाज मिल रहा है ना। यस सर। ठीक है, गूगल का बेसिकली एरिया क्या है कि नेटवर्क सर्च इंजन है, ठीक है। हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें गूगल में ही इसका, कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें गूगल में ही इसका डिटेल्स पता करता है। तो इसलिए गूगल ना बड़ा अच्छा एक दिमाग लगाया है कि आप कुछ भी सर्च करो। जैसे एक सिंपल मैं सर्च करता हूँ टी शर्ट, ठीक है, तो देखना मुझे गूगल ना एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। ये देखो सर,
इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। ओके, गूगल डिस्प्ले ऐड। तो यहाँ पर जो भी कंपनी टी शर्ट्स के लिए फेमस है, जो गूगल में अपने आप को मार्केटिंग करके रखा है, उनका डिटेल्स यहाँ पर हमें शो हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई है सर ये, ठीक है। जो भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ जानता है वो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट चला सकता है सर, ठीक है। तो आजकल यही सब तो फ्यूचर है सर। चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपको इसी तरह से अपना बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गूगल है, ये अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं, इसका प्लानिंग क्या है। तो बेसिकली देखो, हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करता, तो फिर गूगल को कैसे पता चलेगा, रेवेन्यू कैसे मिलेगा। हाँ सर, गूगल में सर्च करते हैं, क्या गूगल में कभी पेमेंट करते हैं? आई एम आस्किंग। नो सर। नो सर ना। तो गूगल को पेमेंट नहीं करते, तो फिर इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी को रन करके इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? ऐड के थ्रू। ऐड के थ्रू मिलता है। मतलब वन ऑफ द मेन, ऐसे गूगल का बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये देखो सर, गूगल का प्रोडक्ट आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, आप जस्ट यहाँ पर जाओ, गूगल ऐप्स में जाओ, आपको पता चलेगा कि गूगल क्या क्या करते हैं। गूगल सर्च, गूगल माई बिजनेस, ये लोकल बिजनेस को डेवलप करने के लिए, गूगल मैप्स, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल न्यूज़, जीमेल, गूगल मीट, कैलेंडर, ड्राइव, डुओ, ट्रांसलेट, फोटो, शॉपिंग, डॉक्स, शीट, स्लाइड्स, हैंगआउट, ब्लॉगर, बुक्स, कीप, जैमबोर्ड, क्लासरूम, ठीक है। गूगल आर्ट कलेक्शन, आर्ट्स एंड कल्चर, गूगल एड्स, ये इसका सबसे बड़ा है, जानते हो। ये जो गूगल एड्स देख रहे हो ना, यही इसका 90% रेवेन्यू कमा के देता है, गूगल एड्स। इसी के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई होता है एक्चुअली। डिजिटल मार्केटिंग जो होता है, फेसबुक का भी अलग होता है, बट सबसे मेन तो गूगल का ही है, ठीक है। लोग सबसे पहले गूगल में ही पहुंचते हैं, उसके बाद फेसबुक भी पहुंचते हैं, ठीक है। पॉडकास्ट, गूगल वन, ट्रैवल, फॉर्म्स, और भी है, ठीक है। बट दीज आर दी मेनली। तो गूगल अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट तो बिल्ड किया है, बट वन ऑफ द मेन है सर गूगल एड्स, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। देख रहे हो सर, ये देखो यहाँ पर कैसे दिखा रहा है, डांस क्लास लिख रहे हो, यहाँ पर ऐड दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं ना, वो इस तरह से, ये देखो ये डांस क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो गूगल बेसिकली इसी पॉइंट पे अपना सोच रहा है कि डिलीवर न्यू एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि चाहे ये गूगल का बिजनेस हो, चाहे आपका बगल वाला दुकान का शर्मा जी का बिजनेस हो, चाहे ये मदन दा का बिजनेस हो, जो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, ठीक है। अपने बंगाल में मदन दात दुकान बोल के बहुत फेमस होता है। तो deliver new advertising technology, expand the workforce with help of achieve the long term goals and continuous innovation. Yes sir, किसी भी फील्ड में ना हमेशा अपने आप को इनोवेट करते रहना चाहिए, किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी बट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ आवर बिजनेस। हमेशा अपने आप को इनोवेट करना चाहिए, नया नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए। पुराना धसा हुआ सड़ा हुआ चीज़ें धीरे धीरे पुराना हो जाते हैं, लोग पसंद नहीं करता। तो आपको हमेशा, चाहे जरूरत पड़ने से पैकेजिंग ही चेंज कर दो, बट करना जरूर। तो ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म में बात करें, शॉर्ट टर्म में एक्सपैंड दी वर्कफोर्स फॉर एंटिसिपेटेड ग्रोथ, ठीक है। वर्कफोर्स को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड फर्दर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। ऐसा नहीं कि गूगल तो ऐसे अमेरिका का कंपनी है ना सर, गूगल कहाँ का है? गूगल कैलिफोर्निया है सर, अमेरिका। हाँ सर, गूगल एक्चुअली अमेरिका कैलिफोर्निया का कंपनी है सर। पता नहीं कहाँ लेके जाएगा गूगल कैंपस। हाँ अमेरिका ही जा रहे हैं सर। हाँ, अरे बाप रे, कहाँ पहुँच गए गूगल कैंपस। ये कुछ नया बन रहा है। गूगल का ओरिजिनल वाला पता नहीं, यहीं पर होगा, कहीं पर, यहीं पर है, मैं देखा था। ठीक है सर, बाद में मिले तो मैं दिखाऊंगा। ये कुछ ऐसा है, जो गूगल का कैंपस है वो बन रहा है शायद, वो शो किया मुझे, ठीक है। गूगल ऑफिस, गूगल कैलिफोर्निया लिखने से दिखा देगा क्या? बहुत सारा जगह में है, पता नहीं कहाँ पे दिखाएगा। ये वाला है शायद। हाँ हाँ, मिल गया सर। वो देखो, वो उसी के बगल में था मैं दिख नहीं पा रहा था। गूगल प्लेक्स दिख रहा है सर सबको? दिखाई दिया? ये है गूगल का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। यस सर। ठीक है, ये है गूगल का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर।
अब यहाँ बैठ के ये दुनिया भर में बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहा है, ठीक है, कि क्या करे, क्या प्लानिंग करे, क्या ऑर्गेनाइज करे, क्या कंट्रोल करे। आपको बता दो गूगल के अंदर ना बाइक या कोई गाड़ी अलाउड नहीं है, इधर से उधर जाना है साइकिल लेके ही जाना होगा, ठीक है। इंडिया में हम लोग क्या है ना, अपने आप को बाइक चला के बहुत ऐसे सोचते कि वो होनू बन गए, ठीक है, बट एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं करते, हेल्थ का ख्याल नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पर गूगल में अगर कैंपस के अंदर आपको इधर से उधर जाना है, आपको अगर काम करते करते बोरिंग फील होता है ना, तो आप आके वॉलीबॉल खेल सकते हो, कोई भी खेला खेल सकते हो। इतना अच्छा इनका कंट्रोलिंग है। इसको इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं सर, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप मोटिवेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। दिस इज अ मैनेजमेंट पार्ट। नहीं तो ऑफिस के अंदर वॉलीबॉल का कैंपस, आपको क्या लगता है ऑफिस के अंदर वॉलीबॉल कैंपस का क्या मतलब है? सर समझ में आ रहा है कुछ? हमारे देश में हम लोग ऐसे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो वर्क कल्चर करेंटली हम लोगों ने बिल्ड किया वो बहुत ही डब्बा वाला कल्चर बना दिया, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये इंडियन कल्चर नहीं है, बट क्या हुआ ना, हम लोग भूल गए, सब अपना चीज भूल गए, और अभी हम लोग पुराना डब्बा कल्चर में बना रहे हैं, और इसीलिए ना कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है। दैट इज द रीजन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर साइकिलिंग कर लो आप, ये सब एंड्रॉइड का जो बना था ना वो सब पार्क बना हुआ है। ये सब गूगल के कैंपस के अंदर जाओगे ना तो आपको ये सब दिखेगा, ये सब जो एंड्रॉइड वर्जन आया था, ये किटकैट वर्जन था, ये लॉलीपॉप वर्जन, ठीक है, ये सब दिखेगा कभी अगर मौका मिले, ठीक है। बड़ा यूट्यूबर बनने से भी ना आपको कभी विजिट करने का मौका मिल सकता है, सीरियसली मैं जितना जानता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। और मामा ऐसा गूगल আছে। हाँ तेरा मामा है गूगल में यार, तब तो बड़ा मजा आएगा। तो कभी मामा के थ्रू से चले जाना कैलिफोर्निया और विजिट करके आना, सीरियसली देखने लायक है, कि अगर कभी मौका मिले तो जरूर। मतलब इसमें क्या देखना है कि देखो, সব কিছু আছে ইচ এন্ড मतलब এভরিথিং। सेल्फी खींचने के लिए नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर, दैट इज द मेन मोटो। मेरा तो एक ही मोटो है कि कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, कैसे उसके अंदर वर्क कल्चर को डेवलप करता है, इनोवेशन को कैसे फिट करता है। दिस इज एक्चुअली समझने वाला बात है। ये मैनेजमेंट का टॉप क्लास एटीट्यूड जो होता है ना, वो ये सब सीखने वाला चीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं गया देखो मैं सेल्फी खींच के लाया। वो अब आजकल तो वही हो गया, किसी भी जगह में जाते हैं ना कोई, उसका इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है, ठीक है, बस आके सेल्फी खींच के आ गया। जैसे मैं एक जगह विजिट किया था सर, हिस्टोरिकल प्लेस था, चित्तौड़गढ़, नाम सुने हो आप लोग? चित्तौड़गढ़ का फोर्ट राजस्थान में है, महाराणा प्रताप के दादाजी का बना हुआ, ठीक है, बहुत पुराना, आज से 1000 years पुराना फोर्ट है। ये सब जा रहे हैं, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट 17 किलोमीटर पे बना हुआ है सर, छोटा मोटा नहीं सर, 17 किलोमीटर में बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर कट दिख नहीं रहा है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैसिव हिस्टोरिक फोर्ट कॉम्प्लेक्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, मैसिव है सर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मुझे कुछ ऐसे देखने को मिला था, जैसे वो पद्मावती जी का महल, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जाके ना बहुत लोग जाते हैं सेल्फी खींच के आ जाते हैं, कोई ये सोच ही नहीं पाते कि ये 1500 years, 1500 साल पुराना एक मतलब इतना बड़ा एक फोर्ट कैसे अभी भी मतलब अपने आप को जिंदा। ये मीराबाई का टेम्पल है सर, मीराबाई का जो भजन सुनते हैं ना वो। तो बेसिकली मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ घूमने जरूर जाना जब कभी मौका मिले तो, बट आई जस्ट वांट टू से कि मैनेजमेंट, ठीक है, कि एक फोर्ट इतना दिन से कैसे टिका रह सकता है। कि जो मैं एक्चुअली ये देखो, ये है फोर्ट, एक्चुअली ये फोर्ट देख रहे हैं सर, फोर्ट का ये दिख रहा होगा आपको, अब बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। देखो सर गूगल का कॉम्प्लेक्स से भी बड़ा होगा शायद, गूगल तो अभी बनाया है, ये तो 1500 साल पुराना है, 1000 साल तो गारंटी है सर। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। पूरा का पूरा आरावल्ली में बना हुआ है सर, पूरा पहाड़ी में, नीचे शहर है, ऊपर आपका बेसिकली किला है। ये जो दिख रहा है ना, ये नीचे शहर बसा हुआ है और ये किला है। तो शहर तो अभी बना है, पहले नहीं था, पहले शहर किला में ही बसता था, इतना बड़ा है। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट अभी सिर्फ यूएस के पास ही है, हमारे पास भी बहुत पुराना पुराना है, और जिसका अभी भी आपको प्रूफ मिलेगा, अभी भी आपको प्रूफ मिलेगा। ये तो बस चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिखाया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारा फोर्ट है जो क्या टॉप क्लास बना हुआ है, कभी मौका मिले तो जरूर घूम के आना। चलो सर, डोंट वरी। तो प्लानिंग क्या हो रहा है समझ में आ रहा है सर? शॉर्ट टर्म प्लान करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो, बट प्लान करो, ठीक है।
एक्सपैंड फर्दर इनटू इंटरनेशनल मार्केट के लिए सोचो, ठीक है, रेडी टू डील विद ड्रामेटिक चेंज, ठीक है, कुछ भी ड्रामेटिक चेंज हो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली कोविड के कारण, आपको क्या लगता है कोविड के कारण गूगल जैसा कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? हेलो, ड्यू टू कोविड गूगल जैसा कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? विश्वजीत का कहना है इंक्रीज हुआ है सर। इंक्रीज। बाकी लोगों से भी पूछना चाहूंगा, प्रियांशु, साक्षी। सर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है बिकॉज लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया है ना, पढ़ाई ऑनलाइन कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, बहुत कंपनी तो बोल भी दिया कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दिया, ठीक है, कभी कभी विजिट कर लेंगे ऑफिस में बुला के, तो इनका बिजनेस बड़ा है सर। तो ये रेडी टू डील विद ड्रामेटिक चेंज, ये गूगल ने भी शायद सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ दिन आएगा कि इनका बिजनेस ऐसा बढ़ जाएगा अचानक से, लोगों को इतना ज्यादा गूगल पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये था प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का भी बात कर ले सर। चलो सर, प्लानिंग आप यहाँ से भी देख लिए, केस स्टडीज भी देख लिए, मज़ा आ रहा है सर। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट में ना मैं थोड़ा, मेरे पास खुला छूट होता है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, एक सिलेबस वाइज भी बोलते रहता हूँ और नॉन सिलेबस वाइज भी कनेक्ट कराने का कोशिश करता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग में आपको समझना होगा डिटरमाइनिंग करना क्या है, व्हाट टास्क हैज टू बी डन, आपको करना क्या है, हु इज टू डू देम, कौन करेगा, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, कैसे टास्क को ग्रुप करना है, हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वेयर डिसीजन आर टू बी मेड, कहाँ पर डिसीजंस लिया जाएगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग है। देखो गूगल क्या बताते हैं, गूगल का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, पूछ रहे हैं अपने आप को, उसका स्वॉट एनालिसिस क्या है, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब गूगल का स्ट्रेंथ क्या है, गूगल का अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या है, अपने आप को पूछ रहा है, ठीक है, गूगल का कोर वैल्यूज क्या है, पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल ऑफ गूगल क्या है, ये बात करूंगा अभी। पॉटर्स 5 मॉडल फेमस मैनेजमेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है सर, याद रखना सर। तो वो भी मैं आपको गूगल के केस स्टडीज के थ्रू से ही बता देता हूँ, डोंट वरी। बाकी जब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को डिटेल्स में जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ है बाद में जब होगा तब पढ़ाएंगे सर, आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर का डिटेल्स होगा, आज तो ओवरव्यू करा रहा हूँ। तो दिस इज हाउ मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स लेके चलो गूगल में, ऑर्गेनाइजिंग में ही, गूगल का कोर वैल्यूज, ये तो देखो, फोकस ऑन द यूजर्स एंड ऑल एल्स विल फॉलो, इट इज बेस्ट टू डू वन थिंग रियली रियली वेल। कोर वैल्यू, इट इज बेस्ट टू डू वन थिंग रियली रियली वेल, मतलब जो इसको अच्छा होता है वही ये करें। फास्ट इज बेटर देन स्लो, हमेशा फास्ट काम करना है। डेमोक्रेसी इन दी वे वर्क्स, डेमोक्रेसी मतलब ऐसा नहीं जिसको जो पसंद है वो करे, हम किसी को कोई भी चीज मतलब जबरदस्ती नहीं करेंगे। यू डोंट नीड टू बी एट योर डेस्क टू नीड एन आंसर, आप हमेशा कुछ भी आंसर ढूंढ लोगे। यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग एवल, खराब काम ना करके भी आप पैसा कमा सकते हो। देर इज ऑलवेज मोर इन्फॉर्मेशन आउट देयर, द नीड फॉर इन्फॉर्मेशन क्रॉसेस ऑल बॉर्डर्स। इन्फॉर्मेशन का देखो सर, आज की डेट में गूगल के कारण एक चीज तो हुआ है ना, हम लोग घर में बैठ के दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये सर नो, हाँ सर, घर में बैठ के जहां मर्जी जा सकते हैं, सर। जहां मर्जी विजिट कर सकते हैं, जो मर्जी देख सकते हैं और जो मर्जी कर सकते हैं। बस अच्छा करें, यही अच्छा बात है। अगर आपको अच्छा करना अच्छा लगता है तो फिर अच्छा करना ही मैं बोलूंगा सबको कि ऑलवेज डू गुड थिंग, ठीक है सर। आप दुनिया घूमने घूमने मतलब दुनिया में कहाँ क्या है अगर देखना चाहते हो, गूगल अर्थ में जाओ, अपना डिस्कवर, जो मन में है ढूंढो, ठीक है, जैसे मैं भी ढूंढता रहता हूँ सर, ठीक है, जो मेरे मन में सवाल चलता रहता है मैं ढूंढता रहता हूँ। आई ऑल्सो एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप लोग भी ढूंढो सर, जो मन में है ढूंढते रहो, आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज करेगा। ढूंढो, उसके बारे में पढ़ो, जानो, तो आपको क्या है ना, ऐसे देखो सर, पूरा दुनिया घूमना सबके पॉसिबल नहीं ना भी हो सकता है, कभी मौका मिले, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा दुनिया को घूमे देखे, मतलब दुनिया को मतलब एकदम सर के उठा पे चले। लेकिन सर अगर उससे पहले कुछ जानकारी ले लिया जाए बड़ा मजा आ जाए। ओके सर, अब इतना बोल रहे हो तो हम लोग जरूर करेंगे। यू कैन बी सीरियस विदाउट ए शूट, आप सीरियस भी हो सकते हो कुछ केस बिना भी। ग्रेट जस्ट इज नॉट गुड एनफ, ठीक है, सिर्फ ग्रेट ही नहीं और भी कुछ करना है, ये उसका कोर वैल्यूज है, सिर्फ ग्रेट नहीं उससे भी बेहतर कुछ करना है।
पॉटर 5 फोर्स मॉडल ऑफ गूगल, ये थोड़ा देख लो। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, ऐसे सवाल भी करते हैं बहुत ज्यादा। पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल, जिसमें सप्लायर पावर को लो माना जाता है, बायर पावर को स्ट्रांग माना जाता है। सप्लायर पावर लो, बायर पावर को स्ट्रांग। कॉम्पिटिटिव राइवलरी को मॉडरेट किया जाना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी को मॉडरेट किया जाना चाहिए। एंड एक सेकेंड सर, ये मेरा यहाँ पर आज थोड़ा काम था। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस को लो कर देना चाहिए एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री को मॉडरेट कर देना चाहिए। ये पॉटर बताते हैं, और पॉटर का ये मॉडल गूगल भी यूज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो मैं आपको अभी केस के अंदर ही बता दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सर पॉटर कौन है? सर ये एक फेमस मैनेजमेंट गुरु है, ठीक है, जो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। आप लोग अपने अपने किताब में भी देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मैं नोट्स में अलग से रखता हूँ, तो केस स्टडीज में यहाँ पर गूगल में के अंदर भी मैंने इसको डाला। तो पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल में गूगल ने जो बता रहा है कि सप्लायर पावर को लो करना है, मतलब गूगल डोमिनेंस द मार्केट, देन दे रिड्यूस सप्लाई पावर। अगर आप मार्केट में डोमिनेट करते हो ना, तो आप जिससे अपना रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो उसका पावर कम कर दोगे। बिकॉज कम कैसे हो जाएगा कि उसको पता है कि गूगल बहुत बड़ा कंपनी है, तो मैं उनके ऊपर राज नहीं करूंगा, गूगल जैसे बोलेगा सप्लायर वैसा चलेगा। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? क्योंकि गूगल पावरफुल है, तो वो पावरफुल हो जाने के कारण क्या हो गया ना, सप्लायर का पावर लो हो गया। और जो गूगल करके दिखाया, डोमिनेंस द मार्केट, मार्केट डोमिनेंस है इसका, तो सप्लायर उसको सेल करने के लिए पागल होता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है ना, तो वो सप्लायर पे डिपेंड हो जाते हैं, और सप्लायर उसको कंट्रोल कर लेता है। क्या ठीक है, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, इतना क्रेडिट नहीं देंगे, उतना क्रेडिट नहीं देंगे। ओ सर बताओ ना, बात समझ में आ रहा है? अगर आप छोटा बिजनेसमैन हो तो फिर आपके ऊपर सप्लाई डोमिनेट करेगा, बट अगर आप बड़ा बिजनेसमैन हो तो आप सप्लायर पे डोमिनेट करोगे। ये सर नो? यस सर। है ना सर? तो दिस इज हाउ। तो आप अगर अपने आप को डोमिनेट, मतलब डोमिनेंस पावर में लेके पहुंच सकते हो, तो इट्स गुड फॉर यू। आप सप्लायर को पावर को लो कर दोगे। मोबाइल फोन ऑपरेशंस, एंड्रॉइड इज द मोस्ट सक्सेस ऑफ गूगल। इट्स मेक गूगल हैज बार्गेनिंग पावर। मतलब ये एंड्रॉयड फोन जब से आया ना 2008 के बाद से, तब से गूगल का बोलबाला और ज़्यादा हो गया। बिकॉज एंड्रॉयड का जो टेक्नोलॉजी गूगल ने बनाया, और जो पब्लिक के लिए, मतलब सभी पब्लिक के लिए कॉमन मतलब डिवाइस हो गया, और ये गूगल को ना बहुत बड़ा पावर दे दिया। और इसके लिए इसके बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गया। बार्गेनिंग पावर फॉर किसके लिए? सप्लायर के लिए। बायर पावर क्या हो गया इसका? बायर का मतलब जो इनसे चीजें खरीदते हैं, स्ट्रांग हो गया। गूगल स्टे इन द इंटरनेट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। गूगल रेवेन्यू कम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। इफ कस्टमर डोंट यूज देयर सर्विस, दैट मीन डिक्रीज ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो बायर का पावर को ज्यादा करना है, मतलब ऐसा कुछ करो कि सारा दिन लोग ऑनलाइन में ही बैठे रहे, जिसमें गूगल सक्सेसफुल है। जिसमें गूगल सक्सेसफुल है, या तो आपको यूट्यूब में बैठा रखता है, या तो फिर आप गूगल में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो। तो गूगल अपने आप को एडवर्टाइजिंग के लिए बना लिया सर। बनाया कि नहीं बनाया सर? बायर को स्ट्रांग बना दिया ना गूगल? क्या लगता है? यस सर नो? यस सर। यस ना? Yes, गूगल बायर sir. को स्ट्रांग बना दिया। गूगल बायर को स्ट्रांग बना दिया सर। बायर अपने मर्जी से सारा दिन कुछ भी करता रहता है। तो ये पॉटर का सेकेंड पॉइंट था। कंपिटिटिव राइवलरी को मॉडरेट करने के लिए पॉटर बोलते हैं, गूगल हैज टू मेंटेन कंपिटिटर इन डिफरेंट इंडस्ट्री, सर्च इंजन एंड मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब गूगल कंपिटिटर के, मतलब उसका भी कॉम्पिटिटर है। जैसे कि एक कॉम्पिटिटर के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। ये देखो सर, आप लोग यहाँ पर एक साइन देख रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये जो टैब आप देख रहे हो ना, ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैं यहाँ पर बिंग लिखता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। दिस इज नॉट गूगल सर्च इंजन, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन। ये ऑल्सो नेटवर्क में अच्छा बिजनेस करता है सर। माइक्रोसॉफ्ट भी नेटवर्क में अच्छा है, बट वर्ल्ड वाइड अभी गूगल के जैसा नहीं बन पाया सर। माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर क्या? ये जो कंप्यूटर में हम लोग काम करते हैं ना, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का मोनोपोली है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गूगल अच्छा खासा अभी तक नहीं कर पाया। एक क्रोम बुक लाया है, बट अभी माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अपने आप को डेवलप किया ना, गूगल वैसा नहीं कर पाया सर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग में, जैसे गूगल का नेटवर्किंग है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग नेटवर्किंग है वो इतना डेवलप नहीं हुआ, बट हाँ सर सेकंड बेस्ट है, बट हाँ काफी बड़ा गैप है, बट दिस इज सेकंड बेस्ट ऑल्सो। जैसे ये बिंग, आप कुछ भी सर्च करोगे ये बिंग सर्च होगा, ठीक है, कुछ भी सर्च करोगे ना ये बिंग सर्च होगा, ठीक है, जैसे इमेज वगैरह बिंग का अलग है, गूगल का अलग है, ठीक है, दिस इज नॉट गूगल, दिस इज बिंग सर्च। जानते हो सर आप लोग बिंग के बारे में? मेरे 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 बात करने से पहले ये गूगल, आप माइक्रोसॉफ्ट में भी जाके गूगल सर्च कर सकते हो, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे से पहले आप लोगों को बिंग के बारे में पता था ना? हाँ हेलो, सर। थैंक यू सर। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी खबर रखते हो बिंग वगैरह का। मैं, मुझे कभी कभी बिंग बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कुछ सर्वे रिसर्च करता हूँ ना किसी स्पेशल मैटर पे, तो बिंग में मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा मिल जाता है, स्पेशली इमेज वगैरह तो इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव राइवलरी, गूगल हैज टू मेंटेन कॉम्पिटिटर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री। द फर्स्ट गूगल hold the most of users and continue developing their product as Google Map and etc. Second, mobile phone operating system, Google make themselves to complete the Apple's iPhone, iOS, new, and now Android got huge scale of users and get market share from Apple's. Even Apple से ज़्यादा users तो किसका है सर? Android का है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज बात करें ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज बात करें, जैसे अगर मैं अगर आपको मैं मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स, नहीं यूजर्स नहीं, अच्छा ठीक है, बाद में ये स्टैटिस्टिक्स मेरे पास एक था, मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये एक स्टैटिस्टिक्स था कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा लोग अगर लैपटॉप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी में एंड्रॉयड। बट आईफोन का यूजर्स अच्छा है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। आईफोन का एप्पल का ब्रांड वैल्यू अलग कारण से है, उसका क्वालिटी के कारण है सर। आप लोगों को देखा, आप लोगों ने देखा ना वो फोर्ब्स का कैटेगरी में, फोर्ब्स के कैटेगरी में एप्पल फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट नाम था एप्पल, है ना सर? वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी अभी एप्पल है, सेकेंड में गूगल आता है, लेकिन एंड्रॉयड ज्यादा सेल होता है एप्पल से, लेकिन फिर भी एप्पल हाईएस्ट है। आप लोग, मैं यही बात कहना चाह रहा था। सर ओके, অ্যান্ড্রয়েড 4টে বেশি লাভ করে অ্যাপল একটা বেশি লাভ করে না। एग्जैक्टली सर, कुछ तो कारण होगा। एंड्रॉयड 4 मोबाइल बेच के जितना प्रॉफिट कमाता है, एप्पल एक फोन बेच के उतना प्रॉफिट कमा लेता है। या इसके साथ साथ क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू, गुडविल, ऑब्वियसली। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लो है बिकॉज गूगल को सब्सटीट्यूट करने वाला अभी, इन ग्लोबलाइजेशन एवरीवन कैन एक्सेस टू इंटरनेट, इन द फ्यूचर इज हार्ड टू सब्सटीट्यूट द इंटरनेट। इंटरनेट को सब्सटीट्यूट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। न्यू एंट्री मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी इस मार्केट में नहीं है सर, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है। इन हाई लेवल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इट हैज़ ए हाई लेवल ऑफ एंट्री बैरियर्स बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट। नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए बहुत हाई फाई खर्चा करना होगा, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई टेक्नोलॉजी, इफ दे वांट टू कम्पीट गूगल। तो बहुत कम है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज है जो गूगल को ऑब्वियसली कंपटीशन देता है, अमेजन जैसे कंपनीज है जो कंपटीशन देता है, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन। अब लीडिंग के बारे में भी बात कर लिया जाए। हाँ सर, हर केस का रियल लाइफ आप देख पा रहे हो ना सर, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लीडिंग दिखाई दे रहा है सर। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही चीज मैं वहां पर आपको गूगल से बता रहा हूँ। एक तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग रियल लाइफ देख रहे हैं। बोलो सर, समझ में आ रहा है? इतना बता दो सर। यस सर। थैंक यू सर। लीडिंग का क्या मतलब है सर? लीडिंग मतलब मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, डायरेक्टिंग अदर्स, डायरेक्ट करना, किसी को चलाना, डायरेक्ट करना, मतलब किसको क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। आप लोग जानते हैं ना, मूवीज जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टर बोलते हैं ना। जैसे जब मैं छोटा था ना, आप लोग जैसा था या फिर उससे भी छोटा था, मैं मूवीज देखने जाता था, मूवी का हीरो हीरोइन कौन है, मतलब कौन मूवी में हीरो है और कौन मूवी में हीरोइन है। बट आजकल मैं मूवी देखने जाता हूँ, क्या देख के जानते हो? पूछ रहा हूँ आप लोगों से, व्हाट डू यू थिंक?
स्टोरी डायरेक्टर को देख सकते हो। डायरेक्टर को देख के। थैंक यू सर। बेसिकली हाँ, स्टोरी कनेक्शन है कि डायरेक्टर अगर अच्छा है ना, मतलब जिसका पहले का, जैसे सीरियसली आजकल मैं ढूंढता रहता हूँ कि अगर अच्छा डायरेक्टर है तो फिर कहानी अच्छा होगा, मुझे स्टोरी सर चाहिए। जस्ट लाइक चेतन भगत। लाइक चेतन भगत ऑब्वियसली, लेकिन चेतन भगत राइटर है, वो स्टोरी लिखता है, वो डायरेक्ट नहीं करता। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ठीक है। चेतन भगत चेतन भगत जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे थ्री इडियट्स का अगर मैं बात करूँ, थ्री इडियट्स ये जो कहानी है, थ्री इडियट्स का जो कहानी है ये लिखा चेतन भगत ने, ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्टरी कौन किया? इसको डायरेक्टरी किया वो आपका विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। ये देखो, प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्टेड बाय सॉरी राजकुमार हिरानी का डायरेक्टर, बहुत अच्छा मूवी बनाते हैं राजकुमार हिरानी, इसका मूवी मैं छोड़ता नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस इन्हीं का है, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, ये सब मूवी का डायरेक्टर है ये। तो कहानी रहता है इस पे, चाहे हीरो हीरोइन कोई भी रहो। अच्छा, इसका एक मूवी में राजकुमार हिरानी का मैंने देखा, वो कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी पंडित को जो कश्मीर से मार के भगाया गया था, उसके ऊपर। एक्चुअली ये कश्मीरी पंडित ही है राजकुमार हिरानी, इसका माँ कश्मीरी पंडित है, इनके फैमिली को भी वहां से भगाया गया था, ठीक है। राजकुमार हिरानी मोस्ट प्रोबेबली, या फिर विधु विनोद चोपड़ा, कोई तो एक है, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट इन्हीं का कहानी है। राजकुमार हिरानी का भी कहानी हो सकता है, वो कश्मीरी पंडित का। रिसेंटली वो शिकारा बोल के एक मूवी आया था, अगर आप लोगों ने कोई किसी ने देखा है, या शिकारा, यस वो विधु विनोद चोपड़ा, सॉरी सॉरी, राजकुमार हिरानी नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, कश्मीरी पंडित है। शिकारा मूवी, ये मूवी देखना सर, बहुत अच्छा मूवी है। मतलब सीरियसली, जो कश्मीर जो पंडितों का जगह है, जिसमें सिर्फ धर्म के नाम पे पूरा स्टोरी खत्म किया जा रहा है कश्मीर का, ठीक है। जो हमारा इंडिया मतलब आज हजारों सालों से है, मतलब हजार क्या सर, 10,000 सालों से है। कश्यप ऋषि नाम सुने हो सर? कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर है, ठीक है। और कोई अगर बोलता है कि भाई कश्मीर हमारा नहीं है, कश्यप ऋषि आज का नहीं है सर। भारत में जो गोत्र होता है ना सर, गोत्र समझते हो आप लोग? आप लोग गोत्र मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी वो पूजा वगैरह होता है ना, तो वहां पर पूछा जाता है कि आपका गोत्र बताओ, ठीक है। तो ये नाम अच्छा। गोत्र जो होता है ना, वो ऋषि के नाम से होता है एक्चुअली। मतलब हम लोग का जो पूर्वज है वो किसी ना किसी ऋषि के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कोई किसी का होता है शांडिल्य गोत्र, किसी का होता है काश्यप, किसी का होता है मधुकुल्य, ये सब ऋषि है। और ये ऋषि लोगों के थ्रू से ही एक्चुअली इंडिया का जो हम लोग आज के जनरेशन पैदा हुए ना सर, वो उन्हीं के वंशज है, या फिर उनसे शिक्षा लेके आए हैं। मतलब जो हमारा जो पूर्वज है, एक्चुअली ये सब किसी को पता ही नहीं है, गोत्र होता है क्या है लेकिन कैसे गोत्र बन गया सर, ऐसे ही नहीं आ गया। और कश्यप ऋषि कौन है, वहां से आया कश्मीर। कभी बताएंगे सर बैठ के, ये सब बातें करना चालू कर दिया ना, बस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, स्कूल किताब सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, थ्री इडियट्स, ये देखो सर, तो यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा था कि ये विधु विनोद चोपड़ा का शिकारा मूवी, ये भी बहुत अच्छा मूवी है। शिकारा, शिकारा, ये रिसेंट 2020 का है ये मूवी, बहुत अच्छा मूवी लगा मुझे। डायरेक्टेड बाय विधु विनोद चोपड़ा। मैं डायरेक्टरी देख के ही मैं गया था, फिर बाद में पता चला ये तो इन्हीं के लाइफ का कहानी है, इनके माँ के ऊपर बनाया है इन्होंने मूवी, एकदम अपने माँ के लाइफ में ही बनाया, ठीक है। तो बेसिकली मैं आजकल डायरेक्टर देख के मूवी देखने जाता हूँ। एक टाइम था जब मैं, जैसे ये देखो ना, ये जो मूवी मैंने अभी बताया आपको, इसमें ये हीरो हीरोइन को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना, बट सीरियसली बहुत अच्छा मूवी है। तो मैं कहानी देखता रहता हूँ। तो डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर मैनेजमेंट में। मतलब आप कैसे आपके कंपनी को चलाते हो, ठीक जैसे आप एक मूवी को चलाते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक मूवी अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्टर पे। हीरो हीरोइन ऑब्वियसली मैटर करता है, बट वही बात है ना सर, किससे किससे काम कराओगे आप? शाहरुख खान को लोगे, या रणबीर कपूर को, या रणबीर सिंह को? जैसे कि रणबीर सिंह का अगर जो भी, संजय लीला बंसाली का जो भी मूवी रणबीर सिंह करते हैं, क्या गजब मूवी करते हैं। जैसे कि वो वाला मूवी तो मुझे बहुत अच्छा लग गया था सर, वो क्या नाम है वो, बाजीराव। पद्मावती। पद्मावती भी अच्छा है, बाजीराव मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। बाजीराव में जिस तरह का सर मतलब ये सब जिस भी मूवी में जाता है बजट उसका बहुत ज्यादा ही हाई रहता है। ऑब्वियसली, बिकॉज रणबीर सिंह जिस तरह से काम करते हैं, और स्पेशली संजय लीला बंसाली के मूवीज में जैसे काम करते हैं, वो गजब। संजय लीला बंसाली भी देखते हुए, मतलब देखो ना, संजय लीला बंसाली प्रोड्यूस्ड बाय संजय लीला बंसाली, ठीक है। तो बंसाली की मूवी में स्टोरी भी होगा, और कौन हीरो बनेगा वो बंसाली डिसाइड करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर वो जो डायरेक्टेड है।
हाँ बोलो। सेट्ठी जो है सर, उसका भी मूवी अच्छा रहता है, रोहित सेट्ठी। हाँ रोहित शेट्टी का भी अच्छा रहता है, वो एक्शन मूवी के लिए, एक्शन मूवी के लिए। यस आई नो। चलो सर, आप लोगों को रोहित शेट्टी अच्छा लग गया, मुझे तो वो क्या है सर, थोड़ा सा ज़्यादा कहानी वाला मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो सर, सबका अपना अपना पसंद, ठीक है। तो एग्जैक्टली सर, वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका लीडर कैसा है, ठीक है। लीडिंग, तो लीडिंग में क्या काम करता है, टीम वर्क काम करता है, मोटिवेशन काम करता है, इंस्पिरेशन काम करता है, लीडरशिप स्टाइल काम करता है, विजन काम करता है, इनोवेशन काम करता है, तो जाके सक्सेस मिलता है। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सर। इसलिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन बोल के गूगल एक प्रोजेक्ट चलाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब लीडरशिप ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप सांस ले सकते हो। बी ए गुड कोच, एम्पावर योर टीम एंड डोंट माइक्रो मैनेज, हमेशा आप टीम के साथ रहने के लिए बताते हैं। एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन योर टीम मेंबर सक्सेस एंड वेलबींग, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। बी प्रोडक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड लिसन टू योर टीम। ऐसा नहीं कि आप ही बोलते जाओ, टीम का नहीं सुनते हो आप, ठीक है, तब तो मुश्किल है कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा नहीं, आप भी बोलो और आपका टीम का भी सुनो। हेल्प योर एम्प्लॉइज विथ करियर डेवलपमेंट, यस, करियर को डेवलप करने के लिए भी एम्प्लॉय को बोलो, समय के साथ जो चीजें चाहिए उसके बारे में बात करो। हैव ए क्लियर विजन एंड स्ट्रेटेजी फॉर द टीम, यस, you must have a vision and strategy for the team. Have a technical skill so you can advise the team. आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो फिर आप नॉलेज किस चीज का दोगे, किसी एक चीज पे तो मास्टर होना पड़ेगा। हर चीज पे ना हो सकते हो, बट किसी एक चीज पे तो मास्टर होना पड़ेगा, कुछ तो अच्छा करते होंगे आप, ठीक है। तो मस्ट हैव अ टेक्निकल स्किल्स, जो गूगल बता रहा है, और इवन इन एवरी केस, नॉट ओनली गूगल के केस में, इन एवरी केस यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये रहा आपका लीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट। फिर आ जाएगा स्टाफिंग, ठीक है। अगर स्टाफिंग में बात करो सर, स्टाफिंग मतलब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ऑफ क्वालिफाइड पीपल इन द वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफाइड लोगों को ठीक जगह में काम देना, दैट इज स्टाफिंग एक्चुअली ऑल अबाउट। नीड्स कांस्टेंट रिकंसिडरेशन सिमिलर टू प्लानिंग, जैसे प्लानिंग के लिए भी आपको बहुत रिकंसिडर करना पड़ता है, स्टाफिंग में भी रिकंसिडर करना पड़ता है। ऑल्सो इंक्लूड्स मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब कहाँ कितना लोग चाहिए, अप्रेजल एंड सिलेक्शन कैंडिडेट्स फॉर पोजीशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ, मतलब जो जिसको काम पे लगा रहे हो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, कैंडिडेट एंड इंक्यूमेंट्स ऑन द जॉब इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी। मस्ट, यू मस्ट। स्टाफिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग है सर, गूगल का भी ये स्टाफिंग का एरिया है। अब अगर गूगल का स्टाफिंग का एरिया एक बार देखना चाहते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो एक्चुअली ये सारा का सारा वही वाला पॉइंट को ना इलाबोरेट किया गया है, लीडिंग का सारा पॉइंट को इलाबोरेट किया गया है। ये पॉइंट हो जाने के बाद ये सब मैंने बोल दिया आपको, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। अच्छा, कंट्रोलिंग आ गया यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोलिंग स्टाफिंग मतलब सर बेसिकली इसके अंदर आपको स्टाफिंग मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स से, कहाँ मिलेगा सर, स्टाफिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है और फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स करना है। मतलब यहाँ पर स्टाफिंग नाम नहीं दिया, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बोला है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किस पोजीशन में कौन सा लोगों का जरूरत है, जिसके बारे में एक्चुअली स्टाफिंग बात करता है। डिटेल्स जब स्टाफिंग चैप्टर पढ़ेंगे, जिनका हुआ है रिवाइज कर लिया, और जिनका नहीं हुआ है उसको बाद में कराएंगे, बार बार बोल दे रहा हूँ। तो जिनका हो गया वो तो कनेक्ट कर ही ले रहा है। तो स्टाफिंग, फिर आ जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो स्टाफिंग के बाद आ जाएगा आपका कंट्रोलिंग, एंड फिर कंट्रोलिंग में क्या है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एज प्लान्ड एंड करेक्टिंग एंड सिग्निफिकेंट डिविएशंस। कंट्रोलिंग में क्या होगा कि अगर आपको हमेशा मॉनिटर करना है कि जो काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप अपने प्लानिंग के मुताबिक कितना जा रहे हो। अगर थोड़ा सा भी डेविएट होते हो ना, डेविएशन का मतलब समझते हो, अगर अपने काम से ऑब्जेक्टिव से अब हट रहे हो तो फिर से उसको कंट्रोल करके ट्रैक पे लाना है। समझ रहे हो ना सर, जैसे हम लोग कभी कभी अपने लाइफ में कंट्रोल लेस हो जाते हैं ना, पढ़ाई अगर बीच में कुछ दिन छूट जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये सर नो सर, रेगुलर पढ़ाई का यस सर, हैबिट अगर छोड़ो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा ठीक है। अगर एक्सरसाइज जो लोग रोज करते हैं, अगर बीच में 2-4 दिन छूट जाए ना तो फिर से एक्सरसाइज करने में ना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए ना आपके माइंड पे कंट्रोल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। माइंड कंट्रोल एंड बॉडी कंट्रोल, ये दोनों जिसके पास है ना, वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है।
इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड एंड यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, देन आप जो चाहो वो कर सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मेरा माइंड एंड बॉडी बहुत कंट्रोल नहीं है, माइंड फिर भी कंट्रोल कर लेता, बॉडी कंट्रोल कभी कभी इतना मतलब आउट ऑफ हो जाते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती जाने के कारण, सारा दिन ऐसे बिठा बिठा के पढ़ाना का काम होना सर, टीचिंग करते करते दिमाग खराब। लेकिन इसके बीच में भी हम लोग को ना एक्चुअली ढूंढ लेना चाहिए, जैसे दिन में सारा दिन में कम से कम हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तो फिजिकल वर्क करना चाहिए, जिसमें साइकिलिंग हो, रेसिंग हो, या फिर एटलीस्ट बेसिक जॉगिंग हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, यू मस्ट। तो फिर आपका बॉडी कंट्रोल बना रहेगा। कल मैं 2 स्टूडेंट को बुलाया था जिनका थोड़ा एग्जाम मार्क्स खराब आया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि भाई मार्क्स तो सभी का हमेशा अच्छा नहीं आएगा, जैसे इस बार सीएमए इंटर के रिजल्ट्स में 6 जन था, 4 जन पास किया, 3 जन फेल किया 7 जन में से। तो फिर जो फेल किया उनका प्रॉब्लम क्या है, मैं बात कर रहा था उनसे, तो जब उनका कहना है कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, बोली सुबह उठते हो मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हो क्या, तो बोलते नहीं सर कुछ ही नहीं करते, सारा दिन सिर्फ पढ़ते हैं, कभी कभी ऑनलाइन में कुछ देखते रहते हैं, बस इतना। बोली कभी घर के बाहर भी नहीं निकलते, बोले नहीं, और ऐसे तो कोविड के कारण और मुश्किल हो गया। बोली ठीक है, कम से कम सुबह उठ के एक्सरसाइज तो क्या करो, क्या हो रहा है ना, दे हैव ए नॉलेज, दे कैन, मतलब वो लोग अपना जो भी काम है कर सकता है, पढ़ाई में पास इजीली कर सकता है, मैं जानता हूँ उन लोगों को। बट प्रॉब्लम है कि उनका माइंड एंड बॉडी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और माइंड एंड बॉडी अपने हाथ में है। खेल कूद का मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन खेलते रहो, जैसे यहाँ पर प्रियांशु है सारा दिन खेलता रहता है बिना बात का, ऐसा नहीं, पढ़ाई एकदम कंट्रोल लेस, ऐसा नहीं करना है। आपको कंट्रोलिंग रखना चाहिए अपने काम पे, इसके लिए थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए, योगा भी बहुत अच्छा होता है, अगर आपको पसंद है तो योगा एक बहुत अच्छा है, मेडिटेशन योगा के अंदर ही आ जाता है। एटलीस्ट दिन में 40 to 45 मिनट्स इफ यू कैन डू, आपका कंट्रोलिंग बना रहेगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी आपको ऐसा ही कंट्रोलिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हो ना सर। दिस ऑल अबाउट आवर लाइफ सर, ये कोई मैं बाहरी दुनिया का चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। किताब में, कोई भी किताब में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का किताब हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे लॉ हो, चाहे मैथ्स हो, कुछ भी बाहर दुनिया का नहीं है, सब लाइफ का है। कोऑर्डिनेट करना है, जो भी काम कर रहे हो सब कोऑर्डिनेट करना है। अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेट मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, एक काम के साथ दूसरे काम का कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, जैसे गूगल ने भी यहाँ पर किया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बार जाके देखना, फिर गूगल का लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल के अंदर कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन को कैसे, रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। फिर दी पाई लैब, ठीक है, किस तरह से वो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे एल्गोरिदम को मेंटेन कर रहा है। एल्गोरिदम क्या होता है जानते हो ना सर? अरे सर हम लोग कुछ भी ढूंढते रहते, गूगल हमें ढूंढ के दे देता है, वो उसका एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इफेक्टिव हायरिंग ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद गूगल, मतलब गूगल अपने बारे में बोल रहा है, फिर उसका एनालिसिस कर रहा है, स्वॉट एनालिसिस, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसका अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसका थ्रेड्स क्या है, एक बार गो थ्रू करना प्लीज, एक बार मैं रिकमेंड करता हूँ, प्लीज गो थ्रू करना। फिर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ठीक है। ये देखो सर, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहता है। गूगल मार्केट शेयर में अभी हाईएस्ट है दुनिया के लिए। देखो ब्रांड इमेज भी गूगल का काफी अच्छा बना के रखा है। इसको बोलते हैं सर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब गरीब बच्चों के लिए कुछ करना, सोलर पावर लगा के इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड CSR, जो कंट्रोलिंग के लिए और मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी है गूगल का, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली गूगल का जो ओवरऑल है। ये सर एक बहुत ही सुंदर एक एरिया है। ये इंग्लिश में क्या लिखा है, थैंक यू लिखा है ना सर, ये अलग अलग लैंग्वेज में थैंक यू है। अब कौन सा लैंग्वेज क्या है आई डोंट नो, दिस इज कॉल्ड थैंक यू, ये किस में बोलता है आई डोंट नो। मर्सी, ये एक भी थैंक यू है किसी लैंग्वेज में। महालो, कोजी, टॉक, कीटोज, डैंके, डेक्यूजू, डिजिक्यूजे, ग्रेसियस, नाकुबो, ऑब्रिगाडो। आई थिंक ये तो मुझे पोर्तुगीज लग रहा है, ऑब्रिगाडो। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं सर, बट ये थैंक यू का ही अलग अलग फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कोऑर्डिनेशन ऐसे बहुत जरूरी है। सर दुबई लैंग्वेज थैंक यू। हाँ बोलो। স্যার দুবাই দুবাই থ্যাংক ইউ। সে বললো না স্যার কিভাবে ওরা কথা বলো ইংলিশ গুলো, हाँ 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 ও দুবাইতে সব কিছু বলে তো ডি যোগ করে না সাইডে। हाँ, जो थैंक यू दुबई बोले।
सर मोना बोल जानी सकता है सर। है। हमें मुझे भी नहीं पता, तुम लोग ढूंढ के देख सकते हो कि कौन कहाँ बोलता है। ठीक है सर, इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लानिंग, कमांडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसका डिटेल्स चर्चा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, जिनका एक बार हो गया है उनका तो रिवाइज हो गया पूरा का पूरा, जिनका अभी बाकी है उनका तो चलेगा। ठीक है, उनका चलेगा। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर 14 प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग फिर से एक बार हम लोग समझेंगे। ठीक है सर, धीरे धीरे होगा। आज तो इतना ही है। आई जस्ट आस्क कि समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ। विश्वजीत एंड सर, समझ प्रियांशु में आया। थोड़ा वेट कर जाना। ओके साक्षी, ठीक है। ठीक है स्नेहाशीष सर, को भी समझ थैंक में यू। आया। ओके, थैंक यू। यस सर। ओके, ठीक है। विश्वजीत वेट करना थोड़ा, प्रियांशु भी वेट करना बाय थोड़ा। सर। बाकी ओके, बाय सर। बाय सर। ओके साक्षी, चलो बाय।